का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश एंड आज का ये हमारा वीडियो, इसका मेन टॉपिक एजेंडा है 3 इयर्स एलएलबी का सेमेस्टर पैटर्न किस तरीके से चलता है और उसका पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करना। So basically, under the Right Direction Academy, we provide coaching for law entrance examination like CLAT, Law CET. Also, we provide coaching and guidance for law semesters. तो ये वीडियो स्पेसिफिकली 3 इयर्स एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। वी विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो फॉर 5 इयर्स एलएलबी एज वेल। लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक है वो 3 इयर्स एलएलबी के बारे में है और उसकी सेमेस्टर पैटर्न कैसे चलता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए। सो 3 इयर्स एलएलबी एज अ नेम सजेस्ट 3 साल में ये कोर्स कंप्लीट होगा और ये कोर्स 6 अलग अलग सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक लगभग आपको 24 अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाई उसकी करनी है, उसको पास करना है। तो फिलहाल सेमेस्टर 1 में हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लेबर लॉ, देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लीगल लैंग्वेज, और पांचवा एक अप्लाइड कंपोनेंट है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो 4 सब्जेक्ट है, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और लीगल लैंग्वेज, इसका वेटेज 100 मार्क है, तो 400 मार्क के 4 सब्जेक्ट हो गए। और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसका भी वेटेज 100 मार्क है, तो टोटल आपकी सेमेस्टर रफली अराउंड 500 मार्क्स की होगी। अब इसमें जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसमें आपको दो अलग अलग लॉज को पढ़ना है। पहला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, और दूसरा है एडवोकेट्स एक्ट। तो ये दोनों के लिए 100 मार्क का वेटेज है और उसके ऊपर भी आपकी अलग से एग्जामिनेशन होगी। अब बेसिकली अलग अलग सेमेस्टर्स के क्या क्या सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको आराम से पढ़ सकते हैं। आई होप आपने इसको पढ़ लिया रहेगा। तो सेमेस्टर 1 से ये शुरुआत होगा और हमारी जो कोचिंग है वो भी सेमेस्टर 1 से ही अभी शुरुआत होने वाली है। सो कुछ पहले रूल समझ लेते हैं कि सेमेस्टर पैटर्न कैसे चलता है और उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअली टॉपिक को इसके अगले वाले सेशन में स्टार्ट करेंगे। मतलब अगला जो वीडियो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पहला सेशन रहेगा। सो यहाँ पे अंडर राइट डायरेक्शन एकेडमी वी आर बेसिकली फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। हालांकि ऐसे भी स्टूडेंट जो एसएनडीटी या फिर पुणे यूनिवर्सिटी या कोल्हापुर यूनिवर्सिटी इनको बिलोंग करता है वो भी इस वीडियो सीरीज को देख सकता है। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि यूनिवर्सिटी अगर बदलती है तो सब्जेक्ट जो है वो सेम रहेंगे, सिर्फ उनकी जो ऑर्डर है वो अलग अलग रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ ये सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। हालांकि एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में ये पहले ही सेमेस्टर में पढ़ना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी की सिर्फ ऑर्डर आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो सब्जेक्ट है और उसका जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। हमारे जितने भी सेशंस होंगे वो लाइव रहेंगे। एट द सेम टाइम इसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ हम लोग सिंपल शॉर्ट नोट्स देंगे क्लासेस के, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजें पढ़ाई जाएंगी एंड देयर विल बी अ पीडीएफ कॉपी, ताकि जो लंबी चौड़ी रेफरेंस बुक्स है वो सब पढ़ने से अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इस बुक्स को रेफर कर सकते हो। मतलब ये जो नोट्स है ये काफी शॉर्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स में, कीवर्ड फॉर्मेट में दिए रहता है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। तो इन शॉर्ट पहले सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट है और एक प्रैक्टिकल है अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट, इनके नाम यहाँ पे दिए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसी को कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी कहते हैं। फिर उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, उसके बाद लेबर लॉ है, हमें लीगल लैंग्वेज है। ये 4 सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं उसका वेटेज 100 मार्क्स इंटू 4, तो टोटल हो गया 400। और यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी वेटेज उतना ही है, तो टोटल आपकी सेमेस्टर 500 मार्क्स की हो गई। अब आप देखिए कि पुराने जमाने में जो स्टूडेंट थे वो 60-40 पैटर्न को फॉलो करते थे। अब जो नया पैटर्न है वो 75:25 का है। इन दोनों में क्या फर्क है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब 60-40 जो पैटर्न है उसमें 60 मार्क की एक्सटर्नल होता है और ये आपके हाथ में है। मतलब जो एग्जामिनेशन आप दोगे उसकी उसमें जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको कितना स्कोर मिलेगा। और 40 मार्क की इंटरनल है, मतलब प्रोजेक्ट, क्लास टेस्ट, वाइवा, इन सब चीजों के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। तो टोटल लॉ के विषय में अगर आपको पास होना है तो 40 मार्क नेसेसरीली होने चाहिए। उससे कम अगर आपका स्कोर आता है तो ये माना जाएगा कि आप उसमें फेल हुए हो, मतलब आपको 80 लग सकती है। तो पहले पुराने जमाने में रूल ये था कि मिनिमम आपको 22 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 60 और यहाँ पे 18 मार्क होने चाहिए आउट ऑफ 40। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो 40-40 आता था। लेकिन अभी ये पैटर्न खत्म हो गया। अब नया पैटर्न ऐसा है कि 25 मार्क्स का इंटरनल रहेगा। ये जो मार्क है वो आपके कॉलेज की हाथ में है और ये भी उसी क्राइटेरिया पे होता है। उसके लिए एक प्रोजेक्ट होता है, क्लास टेस्ट ली जाती है,
सब्जेक्ट की वाइवा रहती है, और उसके लिए 25 में से मिनिमम 10 मार्क लाना नेसेसरी है, तभी आप इसमें पास हो ऐसा माना जाएगा। और ये जनरली काम कॉलेज करती है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कॉलेज आपको नेसेसरली पास करेगी अनलेस एंड अनटिल यू डोंट डू एनीथिंग समथिंग विच इज वेरी फुलिश। ठीक है, तो कॉलेज का ये रवैया होता है कि ठीक है भैया, इनको पास करो, आगे आगे बढ़ने दो। अब ये जो 75 मार्क है, ये आपके खुद के हाथ में है। ये यूनिवर्सिटी आपका पेपर लेगी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जिसमें आपको मिनिमम 30 मार्क इतना स्कोर लाना है, और 2.5 घंटे का पेपर इसमें होगा। इसमें अगर आप फेल होते हो तभी ये माना जाएगा कि आपको एटी किटी लगी हुई है। तो दोनों का मिला के 100 में से 40 मार्क आपका पासिंग है। ठीक है। अब बेसिकली बैकलॉग के क्या रूल है, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग होंगे, तो आपके पास टाइम, मतलब टाइम की कमतरता हो सकती है। तो बिकॉज वन और दी अदर रीजन, किसी भी कारण की वजह से अगर 5 में से 2 सब्जेक्ट में आप फेल होते हो, तब भी आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे। तो अगले सेमेस्टर में आपको उस सेमेस्टर के 7 और पुराने वाले 2, आई एम वेरी सॉरी, उस सेमेस्टर के 5 और पुराने वाले 2, ऐसे कुल मिला के 7 सब्जेक्ट्स के साथ डील करना है। ठीक है, सो दैट यू आर अलाउड टू डू। अब वो प्रैक्टिकली आप कर पाओगे कि नहीं ये अलग बात है, बट कम से कम वो अलाउड है, आप कर सकते हो। तो 2 एटी केटीज आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको तीसरा केटी लगता है, इफ यू फेल इन मोर देन 2 सब्जेक्ट, 3 4 5 कुछ भी, देन यू विल हैव टू टेक अ ड्रॉप। तो वो साल आपका वेस्ट जाएगा। आपको अब रूल ये कहता है कि आप फिर से उन 3 सब्जेक्ट का, या जितने भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनका पढ़ाई करो, वापस एग्जाम लिखो, पास हो जाओ, और 1 साल के बाद अगले सेमेस्टर में बढ़ो। तो क्या जो बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड का रूल है, ये है। ठीक है। अब अटेंडेंस के रूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसको लेके एंग्जाइटी होती है। अब प्लीज रिमेंबर कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बॉडी, ये रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब इनका पूरे लीगल एजुकेशन के ऊपर रेगुलेशन रहता है, और इनका ये रूल ये है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जो 3 इयर्स के एलएलबी के स्टूडेंट है, तो उसमें जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन का है। मतलब एवरी पर्सन हु इज डूइंग अ 3 इयर्स लॉ इज नेसेसरली अ ग्रेजुएट पर्सन। ठीक है। अब उसमें से मेजोरिटी ऑफ द लोग ये वर्किंग होते हैं, कुछ लोग जॉब में है, कुछ लोगों का खुद का बिजनेस है, कुछ ऐसे पर्सन है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर उनका फील्ड जॉब का नेचर है। कुछ ऐसी लेडीज है जो मैरिड है, उनको किड्स है, तो घर पे जिम्मेदारियां है। तो देर आर सो मेनी सच सिनारियोज जिसकी वजह से 75% अटेंडेंस का रूल ये कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे ये चीज आप, मैं, हमारे जैसे कॉमन पर्सन जानते हैं, सिमिलरली जो कॉलेज की मैनेजमेंट है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, ट्रस्टी है, इनको भी ये पता रहता है कि टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया इंटायरली इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस ये लीनियंट होते हैं। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको मतलब ऑफिशियली जाके लेटर पे जाके लिखो और फिर वो उसके ऊपर रिसीव करके सिग्नेचर देंगे। ये उसका मतलब नहीं है। रीजन ये है कि रूल के खिलाफ ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप किसी को पूछना मत, और वो आपको कुछ कहेंगे नहीं। नाउ प्लीज रिमेंबर दैट आई एम अ फ्री इंडिपेंडेंट कोचिंग पर्सन। देयरफॉर मैं किसी कॉलेज के साथ अटैच नहीं हूं, तो ये मैं खुली तौर पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह सकता हूँ। अगर मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर या प्रिंसिपल होता, तो शायद मैं ऐसा नहीं कहता। बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ कि ये रूल लीनियंट है। आप उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको ब्रेक ब्रेक करो, बट आप उसको बेंड जरूर कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज एन ओपन सीक्रेट दैट अटेंडेंस डज नॉट मैटर मच। अब ये सलाह मैं उनके लिए दे रहा हूँ जिनको कॉलेज अटेंड करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास समय है, या आपको आपका जॉब का नेचर ऐसा है कि आप उसको मैनेज कर सकते हो, तो प्लीज ट्राई टू अटेंड द लेक्चर्स। ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पॉसिबल है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद प्रैक्टिकल्स क्या होता है। अब बेसिकली देखिए कि कुछ कुछ ऐसी डिग्रीज होती है जो प्रोफेशनल डिग्रीज मानी जाती है। ओके, जैसे कि डॉक्टरों के लिए एमबीबीएस है, मेडिसिन पढ़ना, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है। वैसे सिमिलरली लॉ भी अपने आप में खुद प्रोफेशन है, और एलएलबी की डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है। अब कोई भी प्रोफेशनल डिग्री अगर होगी, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस या लॉ वगैरह, आर्किटेक्चर, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल्स को फेस करना ही है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के आप थियरी समझ नहीं पाओगे। ठीक है। अब हमारे वाले विषय में प्रैक्टिकल्स कैसे रहता है, तो सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन विजिट्स रहती है। प्लीज रिमेंबर, ये पुलिस स्टेशन विजिट्स आपको इंडिविजुअली नहीं करनी है, ये कॉलेज के साथ करनी है। कॉलेज आपको लेके जाएगा, आपका जो ग्रुप या क्लासरूम रहेगा, उसमें से ऑड इवन रोल नंबर, इस तरीके से वो लोग कुछ करेंगे बाइफर्केशन, बट ये कॉलेज की तरफ की एक्टिविटी रहती है। फिर कोर्ट विजिट्स जाने पड़ता है, एडवोकेट ऑफिस विजिट्स होती है। उसके बाद, माफ करना है यहाँ पे विजिट का स्पेलिंग गलत हो गया, बट ये सब एक्टिविटीज होती है। प्रिजन या फिर जेल की विजिट होती है। आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, जैसे कि बेल एप्लीकेशन फाइल करो, कॉन्ट्रैक्ट फाइल करो, किसी के लिए विल या कोडिसिल बनाओ।
तो एक ना अनेक ऐसे अनेक तरीके के प्रैक्टिकल्स होता है जो कि आपको सीनियर सेमेस्टर्स में शुरू हो जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं मूट कोर्ट, नथिंग बट अभिरूप न्यायालय। ओके, नाउ बेसिकली कोर्ट्स में, एक्चुअल कोर्ट में जिस तरीके से केसेस फाइट किए जाते हैं, जैसे आरोपी कहाँ पे खड़ा रहेगा, जो पर्सन है, जो प्रोसिक्यूटर है या प्रोसिक्यूटर के जो विटनेसेस है वो कहाँ पे खड़े रहेंगे, फिर जज के सामने कैसे पेश आना है, किस तरीके से कागज बनाने हैं, कभी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ये जो प्रैक्टिकल एटिकेट्स है कोर्ट्स के, और आपकी ऑब्वियसली थियरी, मतलब आप पॉइंट्स कैसे रखते हो, आपने सेक्शंस को कैसे कोट किया है, इसको मतलब इन शॉर्ट आपको एक केस लड़नी है आपके कॉलेज में। इसको कहते हैं अभिरूप न्यायालय, नथिंग बट मूट कोर्ट। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। तो आपको इस तरीके के प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। पहले सेमेस्टर में प्रैक्टिकल जो है वो है एडवोकेट्स एक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। अब एक्चुअली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि इसको ये लोग प्रैक्टिकल क्यों कहते हैं। एक्चुअली ये थियरी जैसा ही सब्जेक्ट है। इसके ऊपर वो लोग आपको एक क्वेश्चन पेपर देंगे एंड ऑल यू हैव टू डू इज राइट दी आंसर्स, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट में आता है या आई वुड से अप्लाइड कंपोनेंट में आता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉलेजेस जो आपसे प्रोजेक्ट वगैरह लिखवा के लेंगे या असाइनमेंट लिखवा के लेंगे, तो वो लोग प्रिंटेड कॉपीज एक्सेप्ट करता है। मतलब आपको कोई टॉपिक दिया, आपने उसके ऊपर रिसर्च किया, आपने खुद के नोट्स बनाए और उसकी प्रिंट ले ली, कॉलेज को सबमिट किया और कॉलेज विल एक्सेप्ट इट। ऐसा कुछ ही कॉलेजेस में होता है। ज्यादातर कॉलेजेस में हैंड रिटन नोट्स मांगते हैं, क्योंकि आप देखिए इसके पीछे एक रीजन भी ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब आइदर बिकॉज ऑफ इंटेंशन और बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पढ़ते नहीं है। अब कम से कम अगर आपने कोई चीज कॉपी की है, जब भी आप उसको कागज पे अपने हाथों से लिखोगे, तो एटलीस्ट वो सब चीजें आपकी एक बार तो नजर से जाएंगी। मतलब आपको वो चीजें समझेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग यू आर मोर मोर माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। तो आपको वो थोड़ा बहुत तो समझेगा, आपकी माइंड में वो जाएगा। इसके लिए कुछ कॉलेजेस ये इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, आप हैंड रिटन कॉपीज ही दीजिएगा, ठीक है। तो हैंड रिटन कॉपीज आप कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल तरीका ये है कि जब भी कॉलेजेस से आपको ये सब टॉपिक्स मिलेंगे, तो आप गूगल पे जाइए, उसको टाइप करना और पहले जो 2-3 वेबसाइट है उसको पढ़ लेना, ठीक है। और उसमें से जो भी वेबसाइट चीज़ों को कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने लिखा है, उसी चीज़ को आप आपके मॉडिफाई मॉडिफाई करके थोड़े से एग्जाम्पल वगैरह डाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रोजेक्ट वर्क और जो आपका इंटरनल असाइनमेंट वगैरह है उसको डील करना चाहिए। अब आप देखिए कि आपका जो पहला सेमेस्टर है, ये तकरीबन 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होना चाहिए था। अब कुछ कॉलेजेस है जो 10 या 15 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, कुछ कॉलेजेस दशहरा के बाद स्टार्ट होंगे। तो जो भी डेट रहेगा, बट यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेंटेटिव डेट दिया है वो 10 अक्टूबर है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का कॉलेज स्टार्ट हुआ भी होगा। अब आपकी जो पहले सेमेस्टर की एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिवली जनवरी के 17 तारीख को आने वाली है, 17 ऑफ जनवरी 2024। ये आगे पीछे हो सकता है ऑब्वियसली, बट एक अंदाजा मैंने दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर इस महीने में आ सकती है। सेकेंड सेमेस्टर आपकी इमीडिएटली जून या जुलाई में रहेगी अगले साल के, और फिर से थर्ड सेमेस्टर ये दिसंबर में होगी। अब आप देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग आप एक साल में 3 एग्जामिनेशन दे रहे हो। होना ये चाहिए था कि एक साल में 12 महीने में 2 एग्जाम्स आने चाहिए, बट 3 आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेट सिटी सेल ने सीईटी तो टाइम पे ली, रिजल्ट्स भी लगाए, लेकिन सीएपी जो राउंड है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड, वो बड़ा लेट चला। एंड बिकॉज कैप राउंड अभी अभी खत्म हुआ है सितंबर में, इसके लिए ऑब्वियसली कॉलेजेस रीओपन होने में भी टाइम लगा। एंड फिर ये उसका कैस्केडिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से आगे के जो सेशंस है वो थोड़े से डिले हुए। एनीवेज, आपका जो एकेडमिक ईयर है वो 2023 ही माना जाएगा। तो 2023 में यदि अगर आपने एडमिशन ली है तो 3 साल, मतलब 2026 में आप लॉयर बनोगे, अगर होपफुली अगर आपने बीच में कुछ ज्यादा ड्रॉप वगैरह नहीं लिए तो 2026 में आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो टोटल 6 सेमेस्टर रहेंगे एंड दे हैव टू कंप्लीट दिस 6 सेमेस्टर्स बाय 2026 मई और जून। तो इस तरीके से टेंटेटिवली ये रहेगा आपका एग्जाम का शेड्यूल। आपकी पहले सेमेस्टर की एग्जाम जनवरी 2024, फिर सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड, ये तीनों एग्जाम एक ही साल में 4-4 महीने के गैप से हो रहे हैं। फिर मई 2025 फोर्थ सेमेस्टर, उसके बाद दिसंबर में पांचवा और फाइनली मई में छठवा, ठीक है। सो बाय 2026 यू विल बी अ लॉयर। नाउ प्लीज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू नॉमेनक्लेचर। एक होता है लॉयर और दूसरा होता है एडवोकेट, और ये दोनों में फर्क है। लॉ इज अ पर्सन वो हैज दी लॉ का डिग्री, इन शॉर्ट, चाहे वो बीएलएस वाला हो, बीबीए हो, 5 साल का हो, 3 साल का हो, कुछ भी हो। लॉयर इज अ मैन और अ वुमन हु हैज अ डिग्री इन लॉ, ग्रेजुएशन इन लॉ। However, advocate is a person who has law का डिग्री प्लस ही और शी हैज अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। तो उसको हिंदी या मराठी में कहते हैं सनद, ठीक है। तो सनद इज नथिंग बट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस।
और ये सनद बार काउंसिल देता है स्टेट का, बट बाद में उसको एग्जाम देके उसको रेटिफाई करना पड़ता है, जिसको हम लोग ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो लॉयर कैन डू लीगल एडवाइस, लीगल कंसल्टेशन, पेपर वर्क, ड्राफ्टिंग, एवरीथिंग, एक्सेप्ट वो लोगों को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको एडवोकेट बनना जरूरी है। तो एडवोकेट कैन रिप्रेजेंट अ क्लाइंट इन दी एक्चुअल कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और इसके लिए सनद लेना जरूरी है। अब ये जो सनद रहती है वो कब मिलती है? तो बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट में एक फॉर्म आता है कुछ 400 या 500 रुपए का, उसको भरना है, उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट जोड़ने हैं, और आपको 6 सेमेस्टर की मार्कशीट जोड़नी है। अगर आप 3 इयर्स का एलएलबी कर रहे हो तो 5 इयर्स वालों के लिए 10 सेमेस्टर्स रहेंगे, और ये सब फील करके आपको उनको देना है, तो आपको सनद मिल जाएगी। इस सनद के बेसिस पे आप 2 साल तक महाराष्ट्र और गोवा में प्रैक्टिस कर सकते हो। बट उसके बियॉन्ड आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, जिसका नाम है ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम। अब ये एग्जामिनेशन क्या है? तो ये सनद मिलने के लिए की एग्जामिनेशन है। ये साल में 2 बार आती है, अप्रैल महीने में और नवंबर में। एंड इट इज अ ओपन बुक एग्जाम। मतलब क्या कि आप बुक को कैरी कर सकते हो, हालांकि नोट्स जैसे या गाइड जैसे बुक को कैरी नहीं कर सकते। आप बेयर एक्ट को कैरी कर सकते हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बेयर एक्ट रहेगा, मतलब सिर्फ सेक्शंस उसमें रहेंगे, तो उसको आप कैरी कर सकते हो एग्जाम हॉल में, और उसके बेसिस पे यू कैन अटेंड दिस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम आप कितनी भी समय दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप उसको अपियर कर सकते हो। ये ऑल इंडिया बार काउंसिल की एग्जाम सनद मिलने के लिए मैंडेटरी है, और मतलब आगे जाके सनद को परमानेंट करने के लिए मैंडेटरी है। 100 एमसीक्यूज इसमें होते हैं और 40 मार्क को आपको पासिंग रहता है। इस एग्जाम में किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। और आई थिंक ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होती है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होती है। दिस एग्जाम इज मैंडेटरी फॉर द लिटिगेशन फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रैक्टिस आप किसी भी विषय में कर सकते हैं, जैसे कि लिटिगेशन, सिविल मैटर, प्रॉपर्टी मैटर्स, फैमिली, क्रिमिनल, आईपीआर, जो आपकी मर्जी है उसमें आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा सेमेस्टर पैटर्न के कोचिंग के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली वी आर रनिंग अ बैच एट 9 PM। ये बैच लाइव होती है और ऑनलाइन मोड में होती है। वी हैव 2 क्लासरूम्स, वन इन दादर, अनदर वन इज इन थाने। हवेवर क्लासरूम प्रोग्राम इवनिंग में अगर हम लोग ले 6 या 7 बजे, तो मेजोरिटी ऑफ द लोग वर्किंग होने की वजह से उस समय में अटेंड कर नहीं पाते, वो लोग नहीं आ पाते क्लासरूम में। और जब भी वो फ्री होते हैं, मतलब रात को 9 या 10 बजे, तभी वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते। जैसे मान के चलिए अगर हम लोग 9 o'clock को बैच रखेंगे ऑफलाइन, तो घर जाते जाते बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर रहेगा। तो प्रैक्टिकल वही है कि उस टाइम पे लो जिस टाइम पे लोग अवेलेबल है, और दूसरा कि इस फॉर्मेट में या मोड में लो जहाँ पे उनका ट्रैवलिंग टाइम मिनिमम हो जाए। तो दैट इज द रीजन कि 9 PM की ऑनलाइन बैच है। ऑफलाइन बैचेस अगर फीजिबल होती है, एक ही कॉलेज से 5-6 स्टूडेंट आते हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ पेड बैच। इसकी फीस के बारे में जो डिटेल्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन अवर गिवन कॉन्टैक्ट नंबर विच इज 9820245424। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। हर जो सेशन है ये लाइव रहेगा, और उसके बैकग्राउंड में इसके रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी। और जो भी लॉयर्स है वही लोग फैकल्टीज रहेंगे। दोज पीपल हु हैव कंप्लीटेड एलएलबी, वो लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो लेक्चर्स होते हैं, तो बेसिकली इसमें पास होने की तो गारंटी है ही, एट द सेम टाइम आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलेगी। मतलब यू विल बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लॉ, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि यूनिलैटरल तरीके से पढ़ाते हैं। जब भी मैं आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगा, तभी मैं आपको ये समझा दूंगा कि मतलब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क क्या है, फैमिली लॉ के एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, तो आपका ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगा एज फार एज एलएलबी इज कंसर्न। अल्टीमेटली आप देखिए कि किसी भी आप जॉब में जाइए या खुद की प्रैक्टिस आप जाके करिए, आपकी जो डिग्री है वो बस एक लॉन्चिंग पैड है। मतलब वो बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करने वाला है, क्योंकि जो लोग कोर्ट में आपके कंप्यूटर्स है, उनके पास भी वही डिग्री है जो आपके पास है। तो फर्क क्या पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा कि भैया किसके पास कितना नॉलेज और स्किल्स है। दैट इज गोइंग टू बी अ यूनिक फैक्टर। तो देयरफॉर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना एंड वर्क फ्रॉम डे वन ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्टर। So, राइट डायरेक्शन एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इफ यू वांट टू अटेंड अ डेमो सेशन, प्लीज लेट अस नो, एंड द नंबर इज 9820245424। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।